Hi. So now I want to discuss these four things with you: local global variables, macros, inline functions and default arguments. ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं. तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं. ठीक है, लेट्स से जैसे हमारा मेन फंक्शन ही होता है, अगर मैंने मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है तो वो दूसरे फंक्शंस में अवेलेबल नहीं होगा. अनटिल एंड अनलेस मैं उसको पास करता हूँ वो अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, एक बार देखते हैं. अगर मैंने यहाँ पे कुछ बनाया int a इज इक्वल टू 3, राइट, और मैंने कुछ फंक्शन बना दिया void इंक्रीमेंट नाम से, राइट, एंड मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ a++. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाने वाला है, राइट, मुझे यहाँ पे एरर मिल जाने वाला है a++, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर a. ठीक है, कि a उसको पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ मेन के अंदर डिफाइंड है, तो ये लोकल वेरिएबल है मेन के लिए. ठीक है, तो इंक्रीमेंट को पता ही नहीं है कि a क्या होता है. तो दीज आर लोकल वेरिएबल्स. या फिर मैं बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ int b इज इक्वल टू 5, मैं अगर यहाँ पे b++ लिख दूँ, ठीक है, तो अभी मेन को नहीं पता कि b क्या है, राइट. सो दीज आर लोकल वेरिएबल्स. फिर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर मैं कोई वेरिएबल यहाँ लिखता हूँ, लेट्स से int c इज इक्वल टू 10, ठीक है, चलो एक बार b++ और a++ हटा देते हैं. int c इज इक्वल टू 10 मैंने बना दिया. मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा c out c, तो बेसिकली अब मैं c को मेन के अंदर भी यूज़ कर पा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल. ये पर्टिकुलर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है, ये बाहर ही डिफाइंड है. ठीक है, तो इसका जो स्कोप है वो ग्लोबली है, ये पूरे CPP फाइल को अवेलेबल है. ठीक है, सो दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल. ये अगर मैं इंक्रीमेंट के अंदर यूज़ करना चाहूँ तो मैं इंक्रीमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ. ओके, जैसे मैं यहाँ पे C++ लिख देता हूँ, राइट, मैं यहाँ पे C++ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉल भी कर देता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ, राइट. पहले मैंने कॉल नहीं किया था बिकॉज ऑब्वियसली वो कोड वैसे ही एरर दे देने वाला था, a उसको वैसे ही नहीं पता क्या था. ठीक है, इस बार कॉल कर देते हैं बिकॉज इस बार हमारा कोड चलेगा. इंक्रीमेंट, राइट, इंक्रीमेंट मैंने कॉल किया तो b को भी कमेंट कर देते हैं, a को भी कमेंट कर देते हैं. सो नाउ इफ आई विल चेक c, अभी मेरी वैल्यू 11 हो गई. ठीक है, बेसिकली C++ काम कर गया बिकॉज C अभी इंक्रीमेंट फंक्शन को भी अवेलेबल है, C अभी मेन को भी अवेलेबल है. तो ये होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स. ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल आई होप समझ में आ गया. सो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं मैक्रोस. तो मैक्रोस क्या होता है? मैक्रोस बेसिकली एक पीस ऑफ कोड है जिसका हमने कुछ नाम दे दिया. ठीक है, तो मैक्रोस इज अ पीस ऑफ कोड जिसको हम कुछ नाम दे देते हैं. देखते हैं, लेट्स से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, और यहाँ से इंक्रीमेंट फंक्शन भी हटा दे रहा हूँ. सो इफ आई राइट हैश डिफाइन लेट्स से एरिया 2, बेसिकली एक एरिया नाम की एक चीज़ बना दी जिसकी वैल्यू मैंने 2 रख दी. तो अगर मैं कोड में यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट एरिया into 2, ओके, सो इफ आई जस्ट रन दिस तो आंसर मुझे 4 मिल गया. ठीक है, सो बेसिकली मैक्रोस एक पीस ऑफ कोड है जिसको हमने कुछ नाम दे दिया. सो 2 क्या है यहाँ पे? पीस ऑफ कोड. और एरिया क्या है? उसका नाम. ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ उसको एरिया वर्ड दिखेगा उसको वो 2 के साथ रिप्लेस कर देगा, बिकॉज 2 का नाम क्या है? एरिया. ठीक है, सो यहाँ पे 2 × 2 करके हमारे पास 4 आ गया था. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और मैक्रो बनाते हैं. डिफाइन लेट्स से मल्टीप्लाई, लेट्स से उसको पैरामीटर जाते हैं AB और आउटपुट देता है वो A × B. तो पीस ऑफ कोड क्या है? A × B एक पीस ऑफ कोड है जिसका नाम हमने मल्टीप्लाई दे दिया. ठीक है, तो अभी मैं अगर ऐसा कुछ लिखूंगा सी आउट मल्टीप्लाई 4,5, तो देखते हैं अभी क्या होता है. सो अभी उसने मुझे 20 आंसर दे दिया. बेसिकली अब क्या हो रहा है,
कि जब भी उसको हमारे पूरे प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे जैसे उसको मल्टीप्लाई ए बी फॉर्मेट में कुछ दिखेगा तो उसको ए इंटू बी से रिप्लेस कर देगा। सिंपली जब भी उसको मल्टीप्लाई 4 5 दिखा तो उसने 4 इंटू 5 लिख के रख दिया, ठीक है। बट एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 + 2 और लेट से 5 + 1, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 4 + 2 और 5 + 1। तो आइडियली हम सोचेंगे कि 4 + 2 6 है और यहाँ पे 5 + 1 6 है, तो 6 इंटू 6 करके मुझे 36 आंसर मिलना चाहिए। बट देखते हैं क्या मिलता है। बट मुझे आंसर मिल रहा है 15। नाउ व्हाई इज दिस? बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 4 + 2 था और यहाँ पे 5 + 1 था, तो फंक्शन को तो ऐसे लगता है कि ये a है ये b है, तो मैक्रो को लगा कि 4 + 2 इंटू 5 + 1 कर दो, ठीक है। वो तो सिंपल जो उसको दिख रहा है उसको वो रिप्लेस कर दे रहा है, राइट। वो अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहा है, जैसा उसको दिखा उसने वहाँ पे लगा दिया। सो उसने सिंपली क्या किया 4 + 10 + 1, सो उसने उसको 15 दे दिया, ठीक है। बिकॉज मैक्रो में हमने डिफाइन किया था मल्टीप्लाई ए बी ए इंटू बी, बस जहाँ जहाँ तुमको इस फॉर्मेट में कुछ दिखेगा उसको ए इंटू बी में लिख देना, 4 + 2 इंटू 5 + 1। तो इस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज़ का। हैश डिफाइन लेट्स से स्क्वायर ऑफ लेट्स से ए विल गिव यू a इंटू ए, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स इसको कमेंट आउट करके फ्रेश लिख लेते हैं। सो स्क्वायर ऑफ 5, राइट। सो स्पेलिंग इज मिस्टेक। सो ऑब्वियसली मुझे 25 आंसर मिल जाएगा। बट जस्ट नोटिस अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? मुझे आंसर मिलना चाहिए 1, ठीक है। चेक करते हैं। बट मुझे आंसर अभी भी 25 मिल रहा है, क्यों? सेम रीज़न अगेन, ठीक है, सेम रीज़न अगेन। अभी वो कह रहा है, हम क्या बोल रहे हैं 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है 5 इंटू 5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले तो डिवीजन होगी ना, तो पहले ये सॉल्व होगा 5 × 5 अगेन 25 ही आंसर हमारा रह गया, राइट। तो ये चीज़ होती है कि जैसा उसको दिखेगा वो वैसा के वैसा वहाँ पे चिपका देगा और हमारा आंसर अकॉर्डिंगली कंप्यूट होगा। तो इसलिए हमारा आंसर 25 आ रहा है इस केस में। ओके, सो आई होप मैक्रोस भी क्लियर है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज इनलाइन फंक्शंस, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शंस कौन से होते हैं एक बार बना के देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे कोई इनलाइन फंक्शन बनाना है, सो आई विल मेक समथिंग लाइक दिस। एक बार जल्दी से मैं बाकी चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। सो अगर मुझे एक इनलाइन फंक्शन बनाना है, कुछ खास नहीं करना है, बस नॉर्मल फंक्शन बना के उसके आगे इनलाइन लिख देना है, ठीक है। देखते हैं। तो अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ लेट्स से इंट सम, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक सम निकालेगा 2 नंबर्स का और रिटर्न कर देगा। लेट्स से इंट a कॉमा इंट b रिटर्न a प्लस b, ठीक है। तो मुझे सम रिटर्न कर देगा। तो अगर मुझे ये फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो आई जस्ट राइट इनलाइन ओवर हियर, ठीक है। और नॉर्मल तरीके से हम लोग जैसे यहाँ से कॉल कर रहे हैं सी आउट सम ऑफ 5,6 एंड लाइन, राइट। तो मैं इसको रन करूँगा, मुझे मेरा नॉर्मल 11 आंसर मिल जाएगा। सो हमारा आंसर 11 आ रहा है जस्ट लाइक एक नॉर्मल सम फंक्शन की तरह, ठीक है। तो बेसिकली इनलाइन फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन है, काम सेम ही करते हैं, बस काम करने का तरीका अलग होता है। जो एक नॉर्मल फंक्शन है उसमें क्या होता है, हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, हमारा जो एग्जीक्यूशन पहुंचेगा इस लाइन पे सम 5 6 वाली लाइन पे, तब सम फंक्शन को कॉल की जाएगी, ठीक है, कि यार मैंने तुझे 2 नंबर भेजे हैं 5 और 6, मुझे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दे। तो वैल्यू वापस आएगी और मेन फंक्शन में हमने जो सी आउट लिख दिया उसके थ्रू हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन का काम था। बट इनलाइन फंक्शन के केस में क्या होता है कि जहाँ जहाँ भी हमारे कंपाइलर को, रन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम की, कंपाइल पहले होता है रन से, ठीक है। जब कंपाइल टाइम की बात कर रहा हूँ उसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ उसको सम दिखेगा, जैसे उसको यहाँ पे सम 5 6 दिखा तो वो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा 5 + 6 के साथ।
तो सम 5 6 की जगह 5+6 लिखा जाएगा, तो उसको रन टाइम पे उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा काम हल्का सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कॉल करने का टाइम था और जो वापस आने का टाइम था रिजल्ट, तो वो वाला टाइम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं वो जनरली बहुत छोटे होने चाहिए। जो 1 से 2 लाइन के जो फंक्शंस हैं जनरली वही हमारे एक्सेप्ट होते हैं, कंपाइलर उन्हीं को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो हमेशा जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं उसको इनलाइन बना सकते हैं, और पर्पज़ क्या है उसका, कि जो हमारी जो कॉलिंग है वो अवॉइड हो जाए और सीधे सीधे उसके साथ रिप्लेस हो जाए। सो दैट्स द ओनली पर्पज़। ओके, सो आई होप कि इनलाइन फंक्शंस क्लियर हो चुका है, राइट। द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डिस्कस इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? हमारे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है int a, int b। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ। सो जैसे हमारा ये सम फंक्शन है, ठीक है, तो int a b मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो 5,6 मुझे चाहिए रहेगा। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट्स मुझे भेजने पड़ेंगे तभी वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 5 भेज दूंगा खाली, तो मुझे एरर दे देगा कि रिक्वायर्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कि फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, तुमने सिर्फ 1 दिया है तो काम नहीं चलेगा। बट अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं int b = 10, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास की है तो वो a में चली जाएगी। ठीक है, दैट इज 5 a में चला गया, लेकिन b की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि हमने पास नहीं करी है तो उसने 10 उठा ली, जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो उठा ली, तो उसने 15 दे दिया। 5 + 10 = 15। बट व्हाट इफ अगर हमने पास की होती, लेट्स से अगर मैंने यहाँ से 8 पास करी होती, अब आंसर मुझे 13 मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, बिकॉज अब तो हमने वैल्यू दे दी ना। वो डिफॉल्ट वैल्यू तब ले रहा है जब हम उसको वैल्यू नहीं पास करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज का। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अगर यूजर इस चीज़ की वैल्यू ना दे तो ये रख लो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज़ कर लेते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चारों के चारों चीज़ें क्लियर हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल, मैक्रोज, इनलाइन फंक्शंस और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।